Hello Commandos, welcome to Biomentors classes online. This is our orientation session for class 11th physics. The batch name which you have got is Ambition Batch. हमारे बैच का नाम Ambition Batch है और हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट में क्या होता है, कैसे होता है, मैं कौन हूं, बायोमेंटर्स के साथ में आप जुड़े हैं, बायोमेंटर्स फैमिली क्या है, क्या बायोमेंटर्स के हमारे रिजोल्यूशंस हैं, क्या हमारे विजन हैं, क्या हमारे सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब पे बात करने के लिए। और साथ में आपको आपका जो बैच जब शुरू होगा तो उसके बाद में आपको साल भर कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील कराना है, किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखना है, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है अमर गायकवाड़। आई हैव डन माय मास्टर्स in electronics engineering from Mumbai University. I am HOD physics in biomentors classes. मेरे साथ में और भी हमारी पूरी टीम रहने वाली है जो आपको फिजिक्स में हेल्प करने वाली है। एम्बिशन बैच में जहां पर आपका फिजिक्स का पोर्शन होने वाला है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनमें मैं खुद आपके साथ में मेहनत करूंगा और हमारे साथ में जो आपको लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिनके साथ में आपकी फिजिक्स की शुरुआत होने वाली है, वो है हमारे सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स, जिनके पास में 27 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है फिजिक्स का नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जावेद सर। जावेद सर सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो आप समझ सकते हैं कि जावेद सर का अनुभव आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सो जावेद सर, दो शब्द पहले आप बोल दीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। एम्बिशन बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने आपको बताया, 11th क्लास के बच्चों के लिए जो बैच है उसे हमने नाम दिया है एम्बिशन बैच। तो 11th क्लास मैं मानता हूं सर कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। बिल्कुल सर। आप 10th पास करके आए बेटा, 10th घटते 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 10th का लेवल बहुत डाउन हो गया है। जितना आपने 10th में पूरी साइंस की बुक पढ़ी होगी, कहिए फिजिक्स का फर्स्ट लेसन अब उसके बराबर हो। तो 10th में आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पर पढ़कर आ रहे हैं। 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत टफ क्लास है। तो वेरी फर्स्ट डे से अगर आपने आंखें नहीं खोली तो थोड़ी समस्या आपको आएगी। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें होता क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन आगे बढ़ते हैं तो 5वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं। और अचानक से जब हम 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में जब हम जाते हैं, तब हमारा सिलेबस एक बार डबल हो जाता है। मतलब जितना हमने 5वीं में पढ़ा होता है, 5th क्लास से 6th क्लास में जब हम जाते हैं तो हमारा सिलेबस एक बार डबल होता है। फिर उसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है और 8 क्लास के बाद जब हम 9th में जाते हैं, फिर से एक बार सिलेबस हमारा डबल हो जाता है, लगभग डबल होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिर हम 9th से 10th में जाते हैं, ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। एंड देन जब हम 10th पास कर लेते हैं, 10th हमारे इंडिया में, भारत में बोर्ड एग्जाम्स होती हैं, कई जगह 8th की एग्जाम भी बोर्ड लेवल की होती है, लेकिन हम 10th को बोर्ड कंसीडर कर रहे हैं। 10th सभी जगह पर पूरे भारत में बोर्ड एग्जाम होती हैं, चाहे फिर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड से या कोई और जो अपने देश में चलने वाले डिफरेंट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई है, आईबी है, जो भी बोर्ड्स हैं, लेकिन 10th की बोर्ड एग्जाम होती है। देन 10th के बाद में जब बच्चा 11th में पहुंचता है, तो 11th में यदि बच्चा साइंस लेता है, अब साइंस में भी क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम है। कहीं पे ऐसा होता है कि पीसीएम का नियम होता है, कहीं पर पीसीबी का नियम होता है, मतलब 3 टेक्निकल सब्जेक्ट और उसके बाद में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब जो इंग्लिश होती है एक कंपलसरी में, और कोई एक लोकल लैंग्वेज हो सकती है या हिंदी हो सकती है, वॉट एवर इट बी। लेकिन कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट का चलन होता है और साथ में 2 लैंग्वेजेस होती हैं। तो वो डिपेंड करता है, कई स्टेट्स में 5 सब्जेक्ट हैं, कई स्टेट्स में 6 सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन ये सब वेरिएशन जो होता है वो स्टेट बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन 11th-12th में कई जगह पे स्कूल का कल्चर है, कई जगह पे जूनियर कॉलेजेस का कल्चर है। तो हर स्टेट का एक अपना अलग एक करिकुलम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, हालांकि हमें सिर्फ और सिर्फ नीट पे बात करनी है, तो यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहां पर पढ़ने हैं। सर, क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 6वीं में, 9वीं में और 11वीं में जो हमारा सिलेबस डबल होता है लगभग, क्या इस बात से आप सर एग्री कर रहे हैं सर? बिल्कुल एग्री करते हैं कि 5वीं से जब आप छठी में आएंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज चेंज आपको आता है। देखने को मिलेगा। 8th से जब हम 9th में आएंगे, 9th और 10th में बच्चों आपको 9th थोड़ी टफ लगी होगी, 10th ईजी लगी होगी, हाँ, है ना? तो बिल्कुल। 8th से 9th में आने में टफ चीज़ें बदलती हैं। और 10th से 11th, तो ये तो बेटा मैं बता ही नहीं सकता कि कितना आपका सिलेबस जंप लेगा। तो बिल्कुल, ये जंप ऐसी है कि कहिए आपको 1-2 महीने समझ में ही चीज़ें ना आए कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सर। तो इससे आपको घबराना नहीं है। सर है, मैं हूँ, हम धीरे 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 आपको डोज देंगे और डेफिनेटली आपको क्लास की हर चीज़ समझ में आएगी। शुरू में बहुत बार ऐसा फील आता है सर कि कहाँ फंस गए। बिल्कुल सर, क्या होता है ना, जैसे हमने बताया ना कि जैसे सिलेबस, जो इंक्रीमेंट है सिलेबस का, वो ड्रास्टिक चेंज है। हाँ। क्योंकि लगभग सिलेबस डबल हो जा रहा है, तो वो चेंज कई बार कोई बच्चा एकोमोडेट नहीं कर पाता है, उसे बेयर नहीं कर पाता है, तो बच्चे को लगता है कि हम कहाँ फंस गए। लेकिन यकीन मानिए बेटा कि यहाँ पर आपके साथ में काफी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ में काम कर रही है। हम 2 लोग ही आपके सामने सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हम लोग आपको मेन लेक्चर्स में मदद करने वाले हैं, इसलिए हम दोनों आपके सामने आए हैं। अदरवाइज हमारे साथ में अभी पीछे और भी काफी टीम है जो आपको और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रही होगी। लेकिन मेन अभी क्या है कि सबसे शुरुआती पाला आपका हम दोनों से होने वाला है, इसलिए हम दोनों आपके साथ में सबसे पहले यहां पर जुड़ रहे हैं। नाउ एक और चीज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, देखो हमारा जो अभी आप हमें सुन रहे हो, मतलब ये एक ऑनलाइन मोड है। तो सर, क्या ऑनलाइन क्लासेस के फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और इनके बारे में सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए सर। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है बेटा कि आप कई बार हमें सुन सकते हो। बिल्कुल। हाँ, क्यों कई बार ऐसा होता है सर, हम क्लास में हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, बिल्कुल। तो हम थोड़ा हेजिटेट होते हैं या टीचर को भी उतना टाइम नहीं रह पाता कि हमें फिर से वो एबीसीडी से स्टार्ट करें। यहाँ ये वाला कॉलम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप धीरे-धीरे रुक-रुक के लेक्चर सुनिए, डेफ़िनेटली आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार में सुनिए। तो इस तरह से आप जितनी नंबर ऑफ टाइम सुन के अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो सर मुझे ये लगता है कि पिटाई नहीं लगा सकते हम आपकी यहाँ से। बिल्कुल सर। हाँ, तो सिर्फ़ आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं जिन्हें आपको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना है बेटा, और बिल्कुल। हम ये मान के चलेंगे कि आप फ़ॉलो कर रहे हो। वो बिल्कुल। रिफ्लेक्ट करेगा टेस्ट में और वीकली टेस्ट में, ये सब हम देख पाएँगे आपकी प्रोग्रेस। लेकिन स्टिल बेटा, ये एक मुझे ड्रॉबैक लगता है कि मैं आपकी पिटाई नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऑफ़लाइन क्लास में तो हम पकड़-पकड़ के बच्चों को पिटाई लगाते हैं और उन्हें ट्रैक पे लाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा और डेडिकेटेड वे में हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। नाउ देखो, सर ने भी थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कही, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। मैं फिर से एक बार और आपको बता दूं, देखो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है वो है इकोनॉमिक। मतलब क्या होता है कि जब आप ऑफलाइन में कहीं क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको 1 लाख रुपए साल का फीस भरना होता है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, वॉट एवर बी द फीस स्ट्रक्चर, भाई 50,000 होगा, कहीं जो भी होगा। तो इकोनॉमिकली यदि देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का ये एक सबसे बड़ा वरदान है कि ये काफी इकोनॉमिकली होती है। मतलब यहां पर ऐसा है कि मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। यहां पर इसका अर्थ यह है कि यह जरूरी नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा है वही कोचिंग लेगा और वही फिर नीट क्लियर करके डॉक्टर बनेगा, जरूरी नहीं है। यदि आप में वो कैलिबर है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो यहां पर आप इकोनॉमिकली काफी आपको फायदा मिलता है। और ये गांव के उन बच्चों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सबसे बड़ा वरदान इकोनॉमिकली होने के कारण हो जाता है। तो ये मेरा पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज जो सर ने भी बताया आपको कि क्या होता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वहां पर एक फिक्स शेड्यूल चल रहा होता है। हालांकि हमारा भी शेड्यूल फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ होने वाला है। रैंडमली कुछ नहीं होगा, एक पूरा सिस्टमैटिक होगा।
लेकिन यहां पर क्या है, जैसे मान लो कभी आपको बुखार आ गया, कभी आपको तबीयत खराब है, कभी सर्दी जुकाम हो रही है, कुछ भी वॉट एवर काइंड ऑफ इलनेस, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन क्या होता है परिस्थितियां कभी बताकर नहीं आती हैं, कभी भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर मान लो कोई आपसे बुआ मामा नानी कोई मिलने ही आ गया, उस समय आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी कारण से, मामा को स्टेशन छोड़ने जाना है, मौसी को छोड़ने जाना है, तो उस समय हम नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे पास में होती हैं, अमूमन ये देखा गया है, मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है, इसलिए मैं ये सब बातें कर पा रहा हूं। तो उस समय आपको ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा होता है कि आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को यदि आपसे छूट जाता है तो उसे आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हम बायोमेंटर्स में ये सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। हम यहां पर कहते हैं कि भाई जिस दिन का जो लेक्चर है उसे उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। ये दो एडवांटेज होते हैं, और इसी को आप कहिए कि आपको एक लेक्चर को बार बार देखने की जो सुविधा मिलती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब जैसे कुछ एडवांटेज हैं तो उसे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स ये है कि यहां पर स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, यहां पर बाहर से कोई आप पर डिसिप्लिन नहीं लाद सकता है। यदि आप डेडिकेटेड हो, आप में डिसिप्लिन है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका मन भटकेगा और कोई रोकने वाला है नहीं। तो यहां पर जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अपना डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर कुछ छूटा तो नहीं सर? एक चीज आपने मामा मौसी की बात की सर, तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 साल अभी जरा इस फैक्टर से दूर रहिएगा। बिल्कुल भले आपकी रिश्तेदारी में थोड़ी खटास आ जाए, वो चलेगा बेटा। बहुत बड़ा, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम देने वाले हो आप। 26 लाख करीब सर इस साल एनरोलमेंट है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। ये बच्चे जब जाएंगे नीट 12th में और नीट देंगे तो मुझे लगता है 30 लाख 30 क्रॉस कर लाख क्रॉस जाएगा। कर जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा 21 लाख का था, इस बार 25 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो 25 4 लाख। लाख बढ़ गए। मतलब हाँ, जब ये बच्चे देंगे तो उस समय ऑलरेडी 30 लाख के ऊपर में बच्चा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेन बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपने बता दिए थे। बस मामा नानी का सुन के मुझे ध्यान आया कि ये बिल्कुल दूर रहिएगा बेटा। अभी कोई रिलेशनशिप नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आप ये सोचें कि आप सारे काम कर लें उसके बाद आप एग्ज़ाम निकाल लें, तो ये संभव नहीं है। एक डेडिकेटेड वे में आपको एग्ज़ाम को क्रॉस करना है, पार करना है। बिल्कुल सर। नाउ अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो चीजों को सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करना जरूरी है। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ऑनलाइन के बेनिफिट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर कि बायोमेंटर सबसे कैसे अलग है, इसके बारे में सर कुछ आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। जैसा कि हाउ द आप बायोमेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस, जी, क्या जी। डिफरेंस है सर? जैसा कि आपने बताया, यहाँ पूरा शेड्यूल्ड वे में आपको करवाया जाएगा। रैंडम कुछ नहीं है। पढ़ाई होगी, वीकली टेस्ट होंगे, वीकली रिजल्ट्स आएगा। सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। और अमर सर इसमें मास्टर हैं बेटा। मतलब अभी हमारे बैच स्टार्ट नहीं हुए हैं और अमर सर के माइंड में एक एक चीज़ है कि इस दिन कौन सा लेक्चर डिलीवर होगा, इस दिन कौन सा टेस्ट जाएगा, ये लेक्चर कब कंप्लीट होगा, ये लेक्चर कब स्टार्ट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि 7 महीने 8 महीने बाद का प्लान सर ऐसे करते हैं जैसे इस लेक्चर को कल जाना है। इतनी अच्छी प्लानिंग से हम लोगों को शेड्यूल देते हैं बेटा, जिससे हम मेहनत कर पाते हैं। तो पूरा आपका प्लान तैयार है। तो बायोमेंटस में ही ये होता है, रैंडमली कुछ नहीं होगा आपका। टेस्ट में हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे और बहुत बाकी बेनिफिट्स। आप थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप एक बात देख लिया, आपने हम दोनों की शक्लें देख ली। हम्म। दोनों की शक्लें देख के आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि दोनों एकदम जालिम और हिटलर टाइप के, हाँ और सर। क्या बोलते हैं, एकदम बोरिंग। बोरिंग टाइप के हम लग रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद से जगाना पड़ता है। हम्म। तो बायोमेंटर सबसे अलग कैसे है? तो बायोमेंटर्स में सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो बोरिंग हो या कैसा भी हो। दूसरी बात, हम यहां पर आपके सामने कोई भी नाच गाना प्रस्तुत करने नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट हेयर टू परफॉर्म, वी आर हेयर टू टीच यू। हम आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हम आपके सामने कोई सिंगिंग कंपटीशन का, डांस का परफॉर्मेंस देने नहीं वाले हैं। इसलिए एक बात याद रखना, पढ़ाई भले ही बोरिंग लगे, लेकिन यहां पर बायोमेंटर्स में सब चीजें सिस्टमैटिक होती हैं। आपका हर दिन का शेड्यूल फिक्स होगा, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, बायोमेंटर्स में आपको हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर
इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम भी इंसान हैं। आपके सामने जो दो खड़े हैं ना, ये दोनों भी इंसान हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? इंसान ही हैं हम, है ना? तो जैसे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, वैसे ही हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है। अब मान लो किसी दिन हमारी तबीयत खराब हुई, तो हमने यदि लाइव क्लासेस रखी तो उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। क्यों? क्यों डिस्टर्बेंस होता है कि आप चैटिंग में घुस जाते हो, फिर निब्बा-निब्बी चालू हो जाता है, फिर सोना-मोना चालू हो जाता है। तो ये सब जब होता है तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटकते हो। ये सब ना हो, इन सभी बातों को हमने देखा हुआ है और अनुभव के आधार पर ही हमने ये डिसाइड किया है कि बायोमेंटर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर जाएंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर होने से क्या है, मान लो कभी हमारी तबीयत खराब भी है तो आपका शेड्यूल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो काफी एडवांस में चल रही होती है। भाई देखो, तबीयत खराब हो के कितना होगा, एक आध महीना, लेकिन उतनी तो हम पहले एडवांस में रिकॉर्डिंग करके रखते हैं ताकि आपका शेड्यूल कभी भी डिस्टर्ब ना हो। ना कभी आपका कोई टेस्ट पेपर मिस होगा, ना कभी आपका कोई लेक्चर मिस होगा। फ्रॉम आवर साइड, हमारी साइड से कभी नहीं होगा। मतलब यदि आप करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी साइड से बायोमेंटर्स में कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि ये वाला लेक्चर नहीं आया, इस दिन का लेक्चर था, 3 लेक्चर शेड्यूल थे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, और आपको अचानक से पता लगा कि आज तो फिजिक्स का लेक्चर ही नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होगा। एवरी डे यू विल गेट 3 लेक्चर्स, पर डे यू विल गेट 3 लेक्चर्स, और 3 लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में बायोमेंटर्स में दूसरा जो है वो है सिस्टमैटिक डीपीएस। डीपीएस इज व्हाट? डेली प्रैक्टिस शीट। ये डेली प्रैक्टिस शीट क्या होती है? तो जैसे आपका कोई भी लेक्चर आया, एक्स वाई जेड, कोई भी लेक्चर की हेडिंग मान लो एनीथिंग, वो लेक्चर से रिलेटेड, जैसे हम मान लो हम बात कर रहे हैं कि आज हमने वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर स्टार्ट किया, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है वर्क डन। तो वर्क डन कितने टाइप का है, क्या है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें आपको लेक्चर में कराई जाएंगी। साथ में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा लेक्चर में। अब ये जो लेक्चर में आपने न्यूमेरिकल का डिस्कशन हुआ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए तो कुछ चाहिए। वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको बायोमेंटर्स के जरिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, और उस डीपीएस को आप सिस्टमैटिकली लगाओगे, और तो इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो अगेन डीपीएस इज ऑल्सो सिस्टमैटिक, मतलब यहां पर भी कोई रैंडमाइजेशन नहीं है। फिर आपका वीक खत्म होगा। एवरी वीकेंड ऑन एवरी सैटरडे यू विल गेट अ वीकली टेस्ट, जिसमें ऑल इंडिया से सारे बच्चे, इसमें आपके बैच वाले बच्चे परफॉर्म एंटर कर रहे होंगे, और उनके बीच में आपका कंपटीशन हो रहा होगा। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा या बिहार में बैठा हुआ बच्चा राजस्थान के बच्चे के साथ में, महाराष्ट्र के बच्चे के साथ में, हरियाणा के बच्चे के साथ में कॉम्पीट कर रहा होगा, तो आपको कंपटीशन का लेवल समझ में आता है। जब आप लोकल लेवल पे बैठे रहते हो तो वहां पे क्या है, आपकी गली के ही 10-15 बच्चे होंगे, या आपकी सिटी के ही 20-50 बच्चे होंगे, उन्हीं के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको दुनियादारी नहीं पता लगती है। मतलब आप एक तरह से कुएं के मेंढक जैसा हो जाता है सिचुएशन, कि आपको पता ही नहीं लगता है। अंधों में काना राजा सर, हाँ है ना? सर, तो अंधों ये में नहीं काना बनना है राजा। बेटा। तो यहाँ पे आपको नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो नेशनल लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है। तो दीज आर सम अदर फैक्टर्स जो हमने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से बायोमेंटर्स अलग है। टाइमली सिलेबस स्टार्ट होगा, टाइमली सिलेबस फिनिश भी होगा। नाउ जब हम बात कर रहे हैं टाइमली, मतलब टाइमली हर चीज यहां पर सिस्टमैटिक आपको मिलेगी। नाउ सर एक और क्वेश्चन आता है कि अब जैसे किसी बच्चे ने बायोमेंटर्स को एनरोल किया, तो अब जैसे ही आप बायोमेंटर्स में एनरोल करते हो, उसके बाद में आप बच्चा नहीं, स्टूडेंट नहीं, नाउ यू आर अ कमांडो। सर हम कमांडो क्यों कहते हैं सर बच्चों को? इतने सारे डिसिप्लिन से बेटा, सर ने जैसे आपको बताए, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भी डिसिप्लिन वे में चलना है, तभी आप इतना बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो ये एक तरह की कमांडो ट्रेनिंग है बेटा। 10th क्लास से 11th क्लास में आना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10-15 दिन तो आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो ये क्लास आपको बहुत अच्छे से करना है। नीट ना निकलने का एक मेजर फैक्टर यही है बेटा। बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर 12th बहुत अच्छी है, 11th वीक है, 11th में हमने पढ़ नहीं पाए, 11th में हमने मस्ती की। तो ऐसे नहीं करना है बेटा आपको। बिल्कुल जैसे कमांडो अपने कमांडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उसी तरह से आपको हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आपकी 11th क्लास अच्छी हो गई तो कोई दुनिया की ताकत आपको नीट निकालने में नहीं रोक सकती है बेटा।
बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत लाइटली बच्चा इसे लेता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कमांडो ट्रेनिंग में क्या मतलब है? कमांडो ट्रेनिंग का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अपने कमांडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, डिसिप्लिन्ड वे में, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में पूरे वीक पढ़ाई करना और सैटरडे को परफॉर्म करके आना, है ना? बिल्कुल सर। आपने देखो हमने जो टी-शर्ट पहनी हुई है ना, इस पे लिखा हुआ है बायोमेंटर्स कमांडर। हाँ, मतलब वी आर द कमांडर्स एंड यू आर द कमांडो। और इट इज लाइक मिलिट्री लाइक ट्रेनिंग, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में। इतनी टाइम से जो मैं बता रहा हूं आपको कि हर चीज सिस्टमैटिक, हर चीज डिसिप्लिन वे में, ये तभी संभव है जब टीचर्स में डिसिप्लिन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा। ये जो हमारी नीली टी शर्ट दिख रही है ना आपको, पूरे साल भर आपको यही कपड़े दिखेंगे। कभी वो नहीं कि यहाँ से जीन्स फटी है, वो तो खैर चलो दिखता नहीं, कि यहाँ से टी शर्ट में ये एक ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा फटा हुआ, ऐसे तड़कीले भड़कीले टाइप के कपड़े पहन के आके हम आपके सामने परफॉर्म करने नहीं आए हैं। एक डिसिप्लिन है, तो टीचर भी डिसिप्लिन में है और स्टूडेंट भी डिसिप्लिन में है। इन द सेंस वी आर कमांडर, यू आर कमांडो। हमें इस रिलेशन को ऐसे ही रखना है। वी आर नॉट योर फ्रेंड, हम आपके मित्र नहीं हैं, हम आपके कमांडर हैं जो आपको कमांड देने वाले हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि हम आपसे काफी दूर हैं, लेकिन इस दूरी का एहसास हम आपको नहीं होने देंगे, बशर्ते आप भी अपने आप को हमें समर्पित करो। तो हमारा समर्पण आपकी तरफ है, बट ये समझना होगा कि आपको भी अपने आप को पूरी तरह से नो इफ नो बट, पूर्ण रूप से आप बायोमेंटर्स को, आप अपने आप को हमारे समर्पित कीजिए, तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। एम आई राइट सर? बिल्कुल। मतलब साल भर जो हम बोल रहे हैं उसके बाहर कुछ करने की जरूरत है? किसी तरह का आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करना है बेटा। अगर हमारा लेक्चर ड्यूरेशन 1 घंटा है, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 घंटे में से हम 1 घंटा आपको पढ़ाएँगे। बिल्कुल। 1 मिनट भी इधर-उधर की नॉनसेंस बातें हम नहीं करेंगे, अपना महिमा मंडन नहीं करेंगे कि मैं ये था, मैं वो था, मैंने यहाँ झंडा गाड़ दिया। आपको क्या करना है बेटा? किसी तरह का कोई महिमा मंडन नहीं, किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से आपको साल भर करवाएँगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपको नोट्स नहीं बनवाएँगे, कि आपको याद करवाएँ हम। तो हम इतनी दूर आपसे बैठ के आपको पूरा सिलेबस याद करवाएँगे, ये गारंटी लेते हैं हम लोग। देखो सर ने महिमा मंडन वाली जो बात करी, हुँ, जो महिमा मंडन हमें करना था वो आज ही है आपके सामने, बिल्कुल। और ये महिमा मंडन नहीं है। आप देखोगे कि जो हम बोल रहे हैं ना आज आपके सामने ओरिएंटेशन सेशन में, वही चीजें आपको साल भर, 2 साल, मतलब आप 11th में हो फिर आप 12th में जाओगे, तो ये 2 साल आपको यही चीजें बिल्कुल सेम सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल जैसा आज हमने बताया है, एक भी पॉइंट कम नहीं होगा। हाँ, हम आपको कुछ ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेक्चर मिलेगा, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, तो एक लेक्चर मिलेगा, जैसे फिजिक्स में एक लेक्चर आएगा, एक डीपीएस आएगी, हाँ एक डीपीएस आएगी, एवरी वीक टेस्ट होगा, हाँ एवरी वीक टेस्ट होगा। एक्सेप्शनल केसेस कहां है, जैसे कहीं कुछ छुट्टी वाला टाइम आ रहा है, क्योंकि टेस्ट का दिन सैटरडे फिक्स है। यदि किसी सैटरडे को कोई फंक्शन आता है, कोई त्योहार आता है या कुछ ऐसा आता है, तभी ऐसा होगा कि आपका उस सैटरडे को टेस्ट नहीं है। अदरवाइज थ्रू आउट द सैटरडे, थ्रू आउट द ईयर, ऑन एवरी सैटरडे देयर विल बी अ वीकली टेस्ट। शुरुआत कम क्वेश्चन से होगी, हुँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और वो टेस्ट आपके नीट लेवल तक पहुंच जाएगा, जैसा नीट का पैटर्न होता है वैसा। नाउ सर, अगला जो पॉइंट है कि हुँ, जैसे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ गया, हुँ। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर हमें कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, किताबों के बारे में कुछ सर डिस्कस कीजिए। तो सर मैं आपको देता हूं, पहले आप बताइए सर, क्या कौन सी बुक्स स्टूडेंट ने रेफर करनी चाहिए, जी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना है, ये आप बताइए सर देखिए पहले। सर, जैसा कि आपने बताया कि डेली हम डीपीएस प्रोवाइड करेंगे और प्लस हमारे बायोमेंटर्स के मॉड्यूल नोट्स, हैं, नोट्स, हाँ। नोट्स हैं जो आपके पास तक पहुंच जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। स्टिल बच्चा चाहता है कि उसकी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रहें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आपके पास रहनी चाहिए। जरूर 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 रहनी हाँ, चाहिए। यहाँ मैं ये ध्यान रख बताना चाहूँगा आपको कि हमने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं।
लेकिन स्टिल आपके पास अगर वो बुक रहती है तो आपको वो फ़ायदा ही देगी, किसी तरह का नुकसान नहीं देगी। अब किस पब्लिशर की है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर की जो बुक आप लें वो पुरानी अरेंज ना करते हुए नई बुक लें, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम तक के क्वेश्चंस कवर हो जाएँ, है ना बेटा? तो ये आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर रहनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता सर, नोट्स बनाइए आप, नोट्स में भी सर अभी बताएंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि एक आपकी कॉपी रहेगी जिसमें क्लासरूम नोट्स रहेंगे, हम भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। स्टिल हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राइटिंग में लिखें सर। बिल्कुल क्यों सर, सर? बिल्कुल सर, लिखने से ज़्यादा याद होगा। और बिल्कुल प्लस एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए। बुक्स मुझे तो नहीं लगता सर, लेकिन स्टिल अगर बच्चों को चाहिए तो मैंने एक सेल्फ स्कोरर देखी है सर। और सर एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी तो मदर बुक है बेटा आपकी। आजकल क्या ट्रेंड चला है पिछले 2-3 सालों से कि 100% पेपर सर एनसीईआरटी से आ रहा है, बिल्कुल 100%। अच्छा, एनसीईआरटी भी आपको पुरानी नहीं अरेंज करनी है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी डिडक्शंस हुए हैं, फिजिक्स में उतने नहीं हुए लेकिन स्टिल हुए हैं। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि एक एनसीईआरटी आपके पास रहे फिजिक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट रहे, बाकी एक आध अगर आप हल्की फुल्की बुक लेना चाहते हैं स्कूल लेवल की तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सर ने भी आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखें, एनसीईआरटी इज योर मदर बुक फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और याद रखना एनसीईआरटी जो बुक है वो रेफरेंस है नीट के एग्जाम के लिए भी और जेई के एग्जाम के लिए भी। लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के लिए, तो याद रखना कई जगह वहां पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उससे घबराना नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है, बिल्कुल पढ़ना है। फर्स्ट डे से ही, जैसे ही आपके शेड्यूल चालू होंगे उसके बाद से एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है, इसमें कोताही नहीं बरतनी है। क्योंकि देखो आप समझिए, बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट बोर्ड से होंगे, तो आपके स्टेट बोर्ड का जो अपना बुक्स है वो एक अलग जगह है, लेकिन वो जो स्टेट बोर्ड्स की किताबें हैं वो भी एनसीईआरटी को बेस पर रखते हुए ही दी गई हैं। लेकिन क्या है, कई स्टेट बोर्ड्स में ऐसा है सर, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11 में है, हो सकता है कि वहां पे किसी में 12th में हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में है, वहां कहीं किसी ने 11th में दिया हो, बस इतना ही चेंज होता है। लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी खरीदनी जरूर है और उन्हें आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ मदर बुक और कई बार एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आता है। अब जैसे मान लो कोई डेटा एनसीईआरटी में गलत भी है, तो वही डेटा आपको मानना होगा, और हम भी उसी डेटा पर बात करेंगे पूरे साल भर, क्योंकि ये कुछ चीजें बायो में और केमिस्ट्री में ऐसी देखने को मिलती है जहां पे थोड़ा सा क्लैश होता है कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, किसी रेफरेंस बुक में कुछ और लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा। फिजिक्स में नहीं है सर, फिजिक्स है में ना? ऐसा कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होने वाले हैं। तो एक तो ये वाली बुक हो गई। दूसरा, आपको एक पीवाईक्यू की बुक, अब चाहे आप एबीसी खरीदो, XYZ खरीदो, अरियंत खरीदो, एमटीजी खरीदो, दिशा खरीदो, चाहे किसी कोई पप्पू पब्लिकेशन की खरीदो, डजेंट मैटर, बट होनी जरूर चाहिए एक पीवाईक्यू की बुक, वो भी लेटेस्ट वाली। मतलब आज ओरिएंटेशन सेशन आया, कल तुरंत मत खरीदना, इस साल का नीट के एग्जाम को होने देना, उसके बाद खरीदना। और इसका आपको बड़ा ही फायदा होने वाला है। कैसे यूज करनी है वो हम अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर से, लेकिन बुक्स वाला पोर्शन कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है और क्या रखना है, ये चीजें हमने आपको अब कवर करी। नाउ सर, इतना कवर करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं सर आगे सिलेबस की साइड में, चैप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की साइड में। तो क्लास 11th में आपका शेड्यूलिंग क्या रहने वाली है? एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ पे चैप्टर वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल चैप्टर्स यहां पर आपको बताए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सर चैप्टर की लिस्ट लिख देता हूं एक बार, जो बायोमेंटस में जो हम फॉलो करने वाले हैं पूरे साल भर। याद रखना, हम सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स के लिए कोई बुक नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं एनसीईआरटी में, कहीं ऐसा नहीं है, बट ये क्या है ना, ये आपको जरूरी है सर। इसको चैप्टर 0 नाम दे दीजिए, तो एक्चुअली। बच्चे हमारे यहाँ पे चैप्टर 1 ही है, इसको तो कर नहीं सकते। चलिए इसको फिर नाम दे देते हैं। चैप्टर नंबर 1 मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, चाहे आप चैप्टर 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक चीजें हैं, ये वही है 9th और 10th में जो आपने पढ़ा हुआ है वो है, और थोड़ा सा 11 12 का एक दो पोर्शन है,
इसमें भी मैं जैसे आपको बताना चाहूँ, चलो बेसिक मैथमेटिक्स में पहले कवर कर देता हूँ 0 चैप्टर मानते हुए, और बाद में हम अपने सारे चैप्टर्स को करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या आना चाहिए, यदि आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको रूट सॉल्व करते आने चाहिए, बेसिक रूट्स आपको आने चाहिए, एक सबसे पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। फिर इसके अलावा आपको स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर्स एंड रूट्स, और ये आपको कम से कम सर 30 तक आपको याद होने चाहिए, मतलब 30 तक के स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये 30 तक आपको याद होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है स्क्वायर याद है तो उसके उल्टे भी, स्क्वायर रूट भी, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपको याद रखना है 10 तक, बस इतना आपको याद रखना है। बताया जाएगा चाहे नहीं बताया जाए, लेकिन ये आपको करनी है मेहनत भाई खुद से। बेसिक लॉग, बेसिक लॉग मतलब एकदम बेसिक, मतलब इसके सिर्फ फॉर्मूला वाला अप्रोच, उससे ज्यादा की जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली है। फिर आपको यहां पर जो देखना है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको क्लास 11 की फिजिक्स में भी और क्लास 12 की फिजिक्स में भी ये काम आने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस तरह की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और कुछ एंगल्स की वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हमारे पास में और क्या रह गया यहाँ पे, ग्राफ, एक बेसिक ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन वगैरह से रिलेटेड जो बेसिक हैं, बहुत बेसिक लेवल के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, हाई फंडू नहीं, हम नीट के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो है डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहने वाले हैं, और एक रहने वाला है आपका इंटीग्रेशन, एक आपका रहने वाला है इंटीग्रेशन। इस पे आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एक एक लेक्चर मिलेगा, और लेक्चर में जितना कराया जाएगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत जावेद सर करने वाले हैं, तो सर आप जरा बताइए सर। हाँ, सबसे पहले ये जो सर ने 2 टॉपिक लिखे हैं ग्रीन कलर में, ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं बेटा। हाँ। और ये हर चैप्टर में लगेंगे। हर चैप्टर आजकल क्या है, फिजिक्स ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सॉल्व हो रही है, फिजिक्स कैलकुलस मेथड से सॉल्व हो रही है। तो इनकी ज़रूरत आपको लगभग हर चैप्टर में पड़ेगी। बिल्कुल धीमे धीमे आपको बताया जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा ये जब तक आपका सिलेबस चले आपको ये याद रहे। अगर ये आप याद रखते हो तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने वाली है। ये कई बच्चों को सर दिक्कत देता है। सर मैं इसके लिए तो एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहली बात याद रखना, सबसे पहली नोटबुक जो आपको खरीदनी है वो है ये 10 रुपए वाली नोटबुक। 10 या 15-20 रुपए भी, जो भी सबसे पतली नोटबुक आती है वो आपको इसके लिए खरीदनी है। इसको फिजिक्स के साथ में मिक्स नहीं करना है। ये मैथ्स की कॉपी एक आपकी अलग होनी चाहिए, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए में जो भी आपको मिल जाए छोटी सी, जिसमें ये मैथ्स आपका पूरा समा जाए, इतना आपको जरूर करना है। बेसिक चीजें हैं। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, जैसे बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं लिखा है, और कुछ जो अदर चीजें हैं वो मेंसुरेशन, एक चीज ये रह गई, इंपॉर्टेंट रह गया। मेंसुरेशन मतलब है कि आपको एरिया निकालते आना चाहिए, वॉल्यूम निकालते आना चाहिए। 10th लेवल पे जो आपने पढ़ा है ना कि स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, स्फीयर है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो वो मेंसुरेशन वाला वो पोर्शन है, ये आना चाहिए। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपका पहला लेक्चर आएगा उससे पहले आप एक बार इसे खुद से देख सकते हैं। जिनका अच्छा है बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तब तक आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज और है जो फिजिक्स में आपको काम आने वाली है, और वो है बेटा आपकी कैलकुलेशंस। आई एम सेइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का मतलब क्या है यहां पर, कैलकुलेशंस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर्स, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह है ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। अभी आपके पास मौका है 4-5 दिन, जब भी आपका सिलेबस चालू होगा उससे पहले आप इनको एक बार नजर जरूर मानिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा पोर्शन आपको जावेद सर आपको कवर कराने वाले हैं इन 5 लेक्चर्स। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ज़ीरो से चालू करेंगे अपन। जो पढ़ चुके हैं वही बताऊंगा मैं आपको, कुछ एडिशनल नहीं बताने वाला हूँ, बस एक सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा। आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी लॉग में, तो लॉग बिल्कुल बेसिक है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हाई फाई लॉग करना है। टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
90 तक के एंगल्स याद रखिए, साइन 45, टेन 60, कॉस 30, ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और इन वैल्यूज़ से आगे की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं ये आपको आती होंगी, एक बार फिर से बताया जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये बेटा, इस पे सर 2 स्टार बना दीजिए। दो बना देते हैं दोनों साइड। हाँ, इस पे 2 स्टार बना दीजिए बेटा। जिस बच्चे की कैलकुलस अच्छी हो गई, जिस बच्चे की डिफरेंशियल और इंटीग्रल अच्छी हो गई, उसको फिजिक्स आसान लगेगी, बहुत आसान लगेगी। तो ये हर चैप्टर में लगेगा बेटा। ये अभी आपको आता भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बोलेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब भी बताया जाए आपको उसे थोरो पढ़िएगा और चीजों को याद रखिएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इसको आपको एक 10 रुपए 20 रुपए वाली नोटबुक खरीदना है और इसी में बनाना है, क्योंकि ये साल भर आप भूलोगे। हाँ, ये फिर एक बार रिवीजन कर लोगे, कभी फिर से भूल गए, फिर से एक बार देख लिया, अरे इसका फॉर्मूला क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। हालांकि लेक्चर के बीच में कराया जाएगा, लेकिन यदि आप इसकी एक सेपरेट नोटबुक बना लेते हो तो इट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया। अब हम आगे फिजिक्स में एंटर करने वाले हैं। अब फिजिक्स में एंटर करते समय सर स्टूडेंट को कितनी कॉपी खरीदनी चाहिए? मेन तो सर मेरे हिसाब से 2 कॉपीज रहनी चाहिए। एक रखिए बेटा फॉर्मूला कॉपी के लिए, चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूले आए उसे आपको फॉर्मूले कॉपी में नोट करना है। बिल्कुल पतली कॉपी आप इसके लिए भी ले सकते हैं, जैसे सर 30 ने। रुपए वाली कॉपी में काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 25-30 रुपए की कॉपी एक लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखिए आप। वो हम भी बताते रहेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे। जहां पे भी लेक्चर में कहीं ऐसा बॉक्स बन गया, मतलब वो फॉर्मूला कॉपी में जाएगा। बिल्कुल Simple। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर्मूला कॉपी बेटा होता क्या है, एग्जाम टाइम पे हम इतना कलेक्शन कर लेते हैं, इतना कलेक्शन कर लेते हैं कि एग्जाम टाइम पे रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो अभी से हमें स्ट्रैटेजी बना के चलना है। फॉर्मूले कॉपी में हर वो चीज़ लिखी है बेटा जो आपको रिवाइज करना है, जो एज अ फॉर्मूला काम कर रही है। और प्लस एक बनाइएगा क्लासरूम कॉपी। क्लासरूम कॉपी तो मैं नहीं कहूँगा, रजिस्टर कहूँगा। हाँ। भले ही हम कितने नोट्स दे दें बेटा, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ ज़्यादा आसानी से याद होता है और याद रहता है। रहता भी है। एक याद आ जाता है, अरे ये तो हमने लेफ्ट पेज में लिखा था, ऊपर की साइड लिखा था, ये लिखा था। तो अपनी राइटिंग के नोट्स बेटा हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन जब आप लिखोगे तो वो लिखाई आपके दिमाग तक में छप जाएगी, और यही जरूरी है। बिल्कुल सर। नाउ हम अपने एक बार चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं। जो क्लास 11 में आपको जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ये मैथ्स होने के बाद में जो आपको सबसे पहले आएगा वो आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाम ही बता रहा है कि भैया इसमें हमको पढ़ना क्या है। मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें, यूनिट से रिलेटेड कुछ चीजें जो आप पहले से यूज करते आ रहे हो वही रहने वाली है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो चैप्टर हमारा आने वाला है, इसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब देखो एनसीईआरटी में ये जो है ना, ये चैप्टर नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने इसे अलग कलर से लिखा है। बाकी सारे चैप्टर्स में आपको येलो कलर से ही लिखने वाला हूं। इसके बाद में आएगा एक चैप्टर जिसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा चौथा, जिसका नाम होगा मोशन इन अ प्लेन। अब देखो मैं चाहता तो यहां पर आपके लिए एक स्लाइड बना के ला सकता था पीपीटी पे, लेकिन मैं क्यों लेके आ रहा हूं ऐसे, जैसे मुझे चैप्टर सीक्वेंशियली याद है, सर को याद है, वैसे आपको भी पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता चैप्टर। सर मुझे फिजिक्स में परेशानी जा रही है। मैं बोला बेटा कौन से चैप्टर में परेशानी जा रही है? सर वो जो पहला सबसे पहले कराया था। अरे भाई सबसे पहला कौन सा कराया तू बता, तुम्हें पता ही नहीं है। तो पता होना चाहिए चैप्टर का सीक्वेंस। और देखो आप है ना, एक मोटी नोटबुक खरीदने के बजाय, बड़ा रजिस्टर एक ही खरीदने के बजाय, सबसे पहली नोटबुक में इतना पोर्शन कवर कीजिए। यहां से क्या सिस्टमैटिक ब्रेकिंग में बता रहा हूं, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट नोटबुक। फर्स्ट नोटबुक मतलब क्लासरूम वाली पहली कॉपी। क्लासरूम कॉपी जो हमने बोला ना, वो पहली ये होनी चाहिए जिसमें ये 4 चैप्टर होंगे। अब एनसीईआरटी में जो ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, ये चैप्टर नहीं है, ये एक पोर्शन है जो इस चैप्टर में है। इट इज अ पोर्शन इन एनसीईआरटी, लेकिन हम इसे एक चैप्टर की तरह यहां पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला और ये वाला, जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स काम आने वाला है। थ्रू आउट फिजिक्स मतलब 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। एम आई राइट जावेद सर?
बिल्कुल बेटा, ये शुरुआती चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर ली है तो पूरी फिजिक्स फिर आपकी बहती चली जाएगी, पूरी फिजिक्स आपकी बहुत अच्छे से आएगी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट और स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में तो मैंने स्केलर्स लिखा है एंड कि सर पूरी फिजिक्स में काम आती पूरी है, यस और फिजिक्स नो? में काम आएगा, पूरी पूरी फिजिक्स में फिजिक्स काम में। आएगा। इसमें आप यूनिट्स लिखना सीखेंगे, चीज़ों के डायमेंशंस निकालना सीखेंगे, वेक्टर मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो वेक्टर क्वांटिटी होगी या हर वो चीज़ जो स्केलर क्वांटिटी होगी, तो उसमें आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के कंसेप्ट काम में आएंगे। तो ये पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है, इसलिए ये वीक नहीं रह जाना चाहिए। इस पे से देखो मैं आपको बता दूं, स्केलर एंड वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट इसका एप्लीकेशन जो है वो थ्रू आउट द फिजिक्स चलने वाला है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में चूंकि नया नया सा है तो आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, ये क्या एरो सा बना दिया, ये क्या कर दिया सर, 2 और 3 तो 5 होता है, 3 और 4 तो 7 होता है, आप 5 कहां से लिखा दिए, ये चीजें होंगी शुरुआत में। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान है, एक बार आने के बाद एक बार आ जाएगा, कुछ नियमों को फॉलो करना है, फिर पूरे थ्रू आउट ऑफ ये चलना है। ये है आपकी कॉपी नंबर 1 जिसमें ये सब कुछ होना चाहिए। नाउ वी आर हेडिंग, आगे बढ़ते हैं हम अगली कॉपी के लिए, जहां पर आपको शुरुआत करनी है 5वां चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये 5वां चैप्टर है। फिर आपके पास में लॉज ऑफ मोशन के बाद में आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये एक चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद में जो अगला चैप्टर जो बायोमिंटर्स में होगा उसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पहले मैं आपको कॉपी नंबर 2 बता दूं कि जो चलानी कहां तक है आपको। 8वां चैप्टर, इसके बाद में आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये एक होगा। और 9वां जो होगा वो होगा आपका ग्रेविटेशन। तो ये आपकी होगी कॉपी नंबर 2, ये है आपकी कॉपी नंबर 2, क्लासरूम के लिए कॉपी नंबर 2। और ये वाला रजिस्टर आपका बड़ा होना चाहिए, 100-150 रुपए वाला रजिस्टर खरीदना, क्योंकि हर चैप्टर काफी बड़ा है यहाँ पे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर ये सर्कुलर मोशन मैंने व्हाइट में लिखा है, जरा सर्कुलर मोशन में प्रकाश डालिए सर थोड़ा सा। हाँ, सर्कुलर मोशन पे मैं ये प्रकाश डालूंगा कि एनसीईआरटी को जहाँ खाली जगह मिली उनने सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया है बेटा। सर बता दीजिए सर बच्चों को, सर कहाँ कहाँ पे है सर्कुलर मोशन? ये सर्कुलर मोशन 1D में भी देखने को मिलेगा। नहीं, मोशन इन अ प्लेन से स्टार्ट होगा, मोशन इन अ प्लेन, यहाँ से स्टार्ट होगा मोशन इन यहाँ अ आपको प्लेन में। सर्कुलर मोशन दिखेगा, यहाँ आपको सर्कुलर मोशन दिखेगा, और यहाँ भी हाँ, दिखेगा आपको, और हल्का फुल्का यहाँ भी दिख सकता है। लेकिन इसको हम तो यहीं पे हम खत्म कर ऐसे नहीं करेंगे बेटा, हम पूरा सर्कुलर मोशन को इकट्ठा, है ना, अब आप तो नहीं पढ़ोगे 10 बार में, तो हम धीरे 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 जहां जहां सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी ने दिया है उसे निकाल के एक पूरा चैप्टर बना के आपको करवाएंगे, है ना, किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ सर मैं लिखना चाहूंगा, इनफाइनाइट। हाँ, ये भी, ये पूरा ही एक्चुअली इनफाइनाइट है, ये पूरा जो दिखा है ना बोर्ड पे, इस चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 2 जो लिखी हुई है, इसका पूरा सिलेबस अनंत है, कभी खत्म नहीं होता, जब तक चाहिए जब तक पढ़ा लो। मतलब लॉज ऑफ मोशन को आज चालू कर दो, 2 महीने 60 लेक्चर पढ़ा लो, हर कोई पढ़ा सकता है। नॉट सेइंग लाइक मी और जावेद सर, एवरी फिजिक्स टीचर कैन टीच यू लॉज ऑफ मोशन फॉर 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज, पूरे साल भर। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जो नीट में काम का है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसकी लिमिट हमें डिसाइड करनी है ना, पूरी एनसीईआरटी छानना है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छानना है, और भी सिस्टमेटिक उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके हम आपको कराएंगे, लेकिन एक सीमा निर्धारित करना है ना, कि बस यहाँ तक हम करें तो चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर की कोई सीमा नहीं है बेटा, इसमें उलझ के मत रह जाना, है ना, इसको कंप्लीट करके आगे भी बढ़ना है हमें, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कॉपी नंबर 2 है, थोड़ी बड़ी खरीदना, बड़ी मतलब 100-200 रुपए के आसपास जो आता है, 400 पन्नों का आता है, 400, 450, 500 पन्नों का, इसकी नोटबुक थोड़ी सी बड़ी खरीदना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये काफी बड़े चैप्टर्स हैं और नीट के एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब क्लास 11th के पोर्शन में से
ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब यदि आप अपने सीनियर से बात करोगे तो वो एक ही बात बोलेगा, रोटेशनल सबसे खतरनाक है, लॉज ऑफ मोशन सबसे खतरनाक है। वो अपनी अपनी वो रहती है, लेकिन यकीन मानिए नीट का जितना सिलेबस है उसमें कुछ भी खतरनाक वाला नहीं है, सब कुछ हौले हौले सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बड़े ही आराम से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कॉपी नंबर 2 काफी बड़ी रखनी है। सर्कुलर मोशन, हर जगह थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन सर्कुलर मोशन का दिया। एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन नाम से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन बायोमेंटर्स में आपको सर्कुलर मोशन नाम से एक चैप्टर मिलेगा जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दस, यहां पर एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है, यहां से आपकी पार्ट 2 चालू हो जाएगी। एनसीईआरटी में दूसरी किताब चालू हो जाएगी। एनसीईआरटी में एक दूसरी किताब चालू हो जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये है 10वां चैप्टर, और 11वां जो चैप्टर है वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके लिए आपको फिर से एक छोटी नोटबुक खरीदनी है। इसमें यही 2 चैप्टर सिर्फ रखने हैं, कॉपी नंबर 3। अब सोचो, इतने सिस्टमैटिक है हम लोग कि हम आपको यह भी बता रहे हैं कि कितनी कॉपी खरीदनी है, किस कॉपी में कितना लिखना है, ये जरूरी है। दैट्स वाई वी आर सेइंग भैया ये कॉपी आपकी 40-50 रुपए वाली 2 ही चैप्टर है, इतनी ही खरीदनी है और इसमें इतना ही कंटेंट डालना है। अननेसेसरी अपना दिमाग ना लगाएं, जितना हम बोल रहे हैं उतना करिए, आपका काम होगा। देन फिर आगे हम बढ़ रहे हैं चैप्टर्स पे। यहां से आएगा आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर इसके बाद में हमारे यहां पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा काइनेटिक थियोरी। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स और बाद में आता है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स। इसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तरह इसकी भी एक कॉपी आपको सेपरेट बनानी है, कॉपी नंबर 4। एनसीईआरटी में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद में आपका चैप्टर मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स और फिर मिलेगा काइनेटिक थ्योरी। लेकिन बायोमेंटर्स में और सारी कोचिंग में पहले यही पढ़ाया जाता है और फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको वहीं समझ में आएगा। फिर आपके पास में 15वें नंबर पे आएगा ऑसिलेशंस और 16वें नंबर पे आएगा वेव्स। तो काफी बड़ा सिलेबस है क्लास 11 का, और इसकी आपकी एक फिर से कॉपी नंबर 5 खरीदनी है। तो क्लास 11 के लिए आपको 5 नोटबुक खरीदनी है। ये लगभग वही 80-100 रुपए वाली, ये 80-100 रुपए वाली, 80-100 रुपए के आसपास की जो कॉपियां आती है जिसमें 200-250 पेजेस होते हैं, वही है 80-100 रुपीज वाली, या कहिए 240 पेजेस के आसपास की, ठीक है। ये 3 अलग कॉपी, ठीक है। ये कॉपियां ऐसी ही खरीदनी, क्लासरूम कॉपी की बात चल रही है। किसकी? क्लासरूम कॉपी यही खरीदनी है, इसी को फॉलो करना है। एम आई राइट सर? कुछ और? बिल्कुल बेटा। इतने क्लासरूम के लिए तो सर ने बताया 5 कॉपी, फॉर्मूला कॉपी एक ही रहेगी। हाँ, ये मत सोचिए कि फॉर्मूले इतने आ जाएं कि आपको 5 कॉपी बनानी पड़े। नहीं सर, एक और रह गया सर, क्या? देखो मैं आपको 5 कॉपी, हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ, हाँ। 5 कॉपी फिजिक्स की, एक कॉपी मैथ्स की छोटी पतली हाँ। वाली, और एक फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला। तो मतलब 7 कॉपियां हाँ। चाहिए, 7 नोटबुक। इसमें जो फॉर्मूला कॉपी है और जो मैथ्स की कॉपी है वो तो बिल्कुल कॉपी ही रखिएगा। क्यों सर? पतली सी, एकदम 15 पतली से, सी। बिल्कुल पतली, जितनी पतली आप ले सकते हैं, 15 से 20 रुपए में। हाँ। बाकी ये रजिस्टर्स हैं। तो सबसे सर ने बताया सेकंड जो पोर्शन है, हाँ ये वाला, ये वाला, इस पे मैंने भी देखो लिखा है इनफाइनाइट। तो ये ही एक मोटी कॉपी रहेगी। बाकी नॉर्मल साइज की सर ने बताया 240 टू 300 पेजेस तक की चलेगी, 240 to 300 पेजेस है ना। हालांकि देखो इसमें क्या है ना, जैसे ये वाले पोर्शन में इससे ये छोटी है। 180 पेजेस में भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ। इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका 180 पेजेस में भी काम हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको 240 to 300 पेजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ। और यहाँ पर आपको फिर से वही 240 में काम हो जाएगा, मैक्सिमम 240, क्योंकि ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं दोनों। तो इसमें तो ये नंबर ऑफ पेजेस हैं नोटबुक में कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर 16 चैप्टर जा रहे हैं बेटा, ठीक है। 16 चैप्टर हैं,
समय है पूरा पूरा हमारे पास 1 साल का, मार्च तक, फरवरी तक करेंगे क्या सर? जनवरी एंड में खत्म होगा, जनवरी फरवरी फर्स्ट एंड, वीक। हाँ, तो 7-8 महीने मान के चलें सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बड़े आसानी से बेटा चीज़ों को आप कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये नहीं है कि नोट्स बन गए काम खत्म हो गया। बिल्कुल दिमाग में चीज़ों को आपको रखना है। 11th जितनी अच्छी आप कर सकते हैं आपको करना है। 12th आपका बहुत आसान बनेगा। और यदि नीट, 11th अच्छा है। यदि 11th अच्छा हो तो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मुझे आप बताइए कि ये सिर्फ क्या हम नीट की ही तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग के लिए क्या हमें कुछ अलग करना पड़ेगा? सर एक सिंगल वर्ड एक्स्ट्रा नहीं करना है हाँ। स्कूल के लिए, बस आपको उसकी लिखने की प्रैक्टिस कर। देखो स्कूल लेवल में हम्म। और नीट में बस एक ही अंतर है, क्या कि नीट में आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसको एक को सही करना है, उसका गोला भरना है, ठीक है। स्कूल में क्या है कि जो डेरिवेशन हमने यहां पे कराया है, अच्छा ध्यान रखना पूरे डेरिवेशन कराए जाएंगे, उसकी बस आपको लिख लिख के और एक सिस्टमैटिक वे में जमाने की। जैसे हम यहां पे कभी लिखेंगे नहीं कि हमने बोला कि लेट अस कंसीडर, वो हमने मुंह से बोलेंगे लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो आपको बस उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के तौर पे लेट अस कंसीडर उसको सजा धजा के अच्छा सा लिखना है, ताकि आपको स्कूल के एग्जाम में भी नंबर मिल जाए। बाकी सिलेबस यही है, सिलेबस थोड़ी अलग है भाई, तो सब कुछ सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। हर वो चीज वहां है वो यहां पर पढ़ाई जाएगी, कोई अंतर नहीं होगा। जस्ट द डिफरेंस इज व्हाट कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके स्कूल कॉलेज लेवल के एग्जाम के लिए करनी है, और हमारे लिए आपको न्यूमेरिकल्स की थियोरी की प्रैक्टिस तो करनी है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वो है रिवीजन स्ट्रेटेजी। सर रिवीजन स्ट्रेटेजी, पहले सर कुछ आप बोल दीजिए और उसके बाद में फिर मैं इस पे जरा बच्चों से डिस्कस करूंगा कैसे क्या करना है। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं तो यही बोलूँगा सर, जैसे कि आपकी भी आदत है और मेरी भी आदत है, हम लोग बेटा केवल नोट नहीं करवाते, हम लोग याद करवा देते हैं क्लास में, है ना? तो याद आपका होगा, पूरे वीकली रिवीजन कीजिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए। और क्या कहूँ सर, बस याद ये तो तो है ही। रहेगा। हाँ, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस हम जज करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। स्कूलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा बेटा, कोशिश ये कीजिएगा कि ना जाना पड़े, ऐसे स्कूल को ज्वाइन करिए कि जिसमें अटेंडेंस उतनी इम्पोर्टेंस ना ना होती हो। हो। नॉन गोइंग भी कई बच्चे ले लेते हैं। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोला जा सकता है सर ये। हाँ लेकिन हाँ। मतलब एक बात ध्यान रखिए, स्कूल में जाके आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि नीट में एक चैप्टर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का भी है, और वो प्रैक्टिकल क्या हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको थियोरिटिकली, उस पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स भी समझाएंगे। लेकिन क्या है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, वहां पे आप जाओगे तो हाथ में जब वर्नियर कैलिपर्स को लेके देखोगे तो आपको उसकी बारीकियां समझ में आएंगी, प्रैक्टिस समझ में आएगी। स्क्रू गेज है, पोटेंशियोमीटर है, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो आप जब खुद से करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से कवर आएंगे, ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएंगे। तो इसलिए स्कूल या कॉलेज में होने वाला कोई भी प्रैक्टिकल फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो में, कहीं पे भी मिस नहीं करना है, प्रैक्टिकल मिस नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। और बाकी जहां अटेंडेंस थोड़ा सा लीनियंट हो ऐसी जगह पे आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये हमारा एक सजेशन है। बट स्कूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए ऑनलाइन का यही फायदा है, आप 5 से 6 घंटे स्कूल में बताते हो, 3 से 4 घंटे हमारे साथ में आप जुड़ते हो, तो आपका सफिशिएंट स्टडी आवर टाइम हो जाता है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। सर कुछ और आप बोलेंगे? बस मैं यही बोलूँगा बेटा, लीनिएंट वर्ड सर ने यूज़ किया कि ऐसे स्कूल्स में जाइए जहाँ अटेंडेंस में थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिले, है ना? और नीट जो है, एनटीए जो है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसा कि सर ने भी आपको बताया। तो एक्सपेरिमेंट्स में बेटा हवा में नहीं हम बता सकते आपको, वो जब आपका इंस्ट्रूमेंट सामने होगा तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो है ना? बहुत छोटी 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 बाइन्यूट सी छोटी, लाइनिंग होती है, वो दिखती भी हाँ, नहीं है, वो, कैमरा में हम दिखा भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो स्कूल पे जरूर करना है। हाँ उसके थियोरिटिकल अप्रोच, उस पे बनने वाले न्यूमेरिकल, उस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो सब हम लेक्चर में आपको जरूर करवाएंगे। लेकिन यहाँ यदि आपने वहां पे देख लिया ना तो उसका आपको फायदा मिलेगा, तो ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्किल ऐड ही बेटा इसलिए किया गया है कि आप स्कूलिंग स्कूल पे भी जाओ, ध्यान दो, स्कूल जाओ, बिल्कुल। है ना? नाउ एक रिवीजन स्ट्रेटेजी जो आपको पूरे साल भर फॉलो करनी है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। हाँ। ध्यान रखना यही आपको फॉलो करना है, बाकी मर्जी आपकी है भाई। देखो एग्जाम कौन देने वाला है? आप। क्या मैं दूंगा एग्जाम? नहीं, एग्जाम आपको देना है, इसका मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आपकी ही होगी।
लेकिन ये मेरी साइड से एक इनपुट है, यदि इसे आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब मान लो रिवीजन स्ट्रेटेजी में आपका सबसे शुरुआत जो होने वाली है कि जिस भी दिन को आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरुआत हुआ, लेक्चर नंबर 1 आया, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको लेक्चर नंबर 1 को क्या करना है, वॉच दी लेक्चर, वॉच दी लेक्चर, लेक्चर को आपको देखना है। नाउ मेक नोट्स व्हाइल वॉचिंग लेक्चर, लेक्चर देखते देखते ही आपको नोट्स बनाने हैं साथ में। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले लेक्चर देख लिया उसके बाद दोबारा लेक्चर लगा के बैठे नोट्स बनाने के लिए, नहीं, ये बेवकूफी नहीं करनी। आप ऐसे मानिए भाई ऑफलाइन में होते तो सामने टीचर खड़ा होता, सामने टीचर बोल रहा होता, वही तो आप लिख रहे होते। बिल्कुल यहां पे भी यही करना है, साथ में चलते रहना है। बिल्कुल भाई हम भी तो लिख रहे होंगे, हम भी आपको लिख के लाएंगे भाई, कोई पीपीटी रेडीमेड नहीं लाएंगे हम लोग, आपके सामने ही डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, थोड़ी लेमन लैंग्वेज में होगी, मतलब आम भाषा वाली होगी, लेकिन वो समझने के लिए जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए तो आप टेक्निकल वाली किताब में से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। मेक नोट्स व्हाइल वॉचिंग लेक्चर। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, कीप फिलिंग फॉर्मूला कॉपी, कीप फिलिंग फॉर्मूला कॉपी ऑन सेम डे। सेम डे का मतलब है लेक्चर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अपनी फॉर्मूला कॉपी खोलिए, उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको फॉर्मूला कॉपी या वेरी शॉर्ट नोट्स के नाम से हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप उन्हें एंटर करते जाइए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में सॉल्व योर डीपीएस, सॉल्व डीपीएस, ये एवरीडे आने वाली है, ध्यान रखना, हर लेक्चर की एक डेडिकेटेड डीपीएस है, रोज आपको डीपीएस भी सॉल्व करनी है। और इस प्रकार से आपका दिन डे 1 आपका खत्म हुआ, ठीक है, डे 1 खत्म हुआ, ये काम आपने किया। पहले आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखते देखते ही आपने नोट्स बनाने हैं, हम देंगे नहीं देंगे वो सब अलग छोड़ो, आपको अपनी हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स बनाने हैं। फिर लेक्चर देख के तुरंत बाद में आपको फॉर्मूला कॉपी में फिलिंग करनी है। और ध्यान रखना ऐसा ना हो जाए, कई बच्चों को हमने देखा है कि जितनी बड़ी नोटबुक कॉपी है उतनी बड़ी फॉर्मूला कॉपी भी बन गई, कोई मतलब नहीं है। यहां ध्यान रखना है इस पॉइंट पे क्या, कि हाफ और फुल पेज फॉर 1 लेक्चर, मैक्सिमम हाफ, लेकिन कभी कभी रेयरली कोई कोई जगह ऐसा होगा जहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मूले आएंगे, आधे पन्ने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आधे पन्ने से ज्यादा। आधे पन्ने का मतलब क्या है, जैसे आपकी ये नोटबुक का एक साइड का पन्ना है, भाई पन्ने 2 साइड होते हैं ना, एक इधर और एक इधर, नोटबुक खोलते हो तो, जैसे मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं, यहां पे सर एक नोटबुक रखी होगी, जैसे ये रही, जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, तो इसका ये एक पन्ना है, ये एक पन्ना है, एक पेज और एक पेज, तो इसका आधा ही होना चाहिए मैक्सिमम एक लेक्चर में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या सही कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल सर, बस मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, मान लीजिए डीपीएस के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उस पे भी मुझसे। सर मैं बात करूंगा, अच्छा बस थोड़ा पहले इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा अच्छा, मुझे बस यही क्यूरियोसिटी थी कि बच्चों को ये बता दिया जाए कि डीपीएस के, मान लीजिए शुरुआत में तो होगा ऐसा कि 50-60% क्वेश्चन बन रहे हैं, 30-40% नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो अब इस पे हम यहीं पे चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये डीपीएस आई आपके लिए, अब डीपीएस में मान लो 10 सवाल है, हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं बोल रहा हूं 10 सवाल है, हालांकि बाद में ज्यादा भी आएंगे, 10 सवाल है। अब मान लो 10 में से आपसे 7 सॉल्व हुए और 3 अनसॉल्व रह गए, मान लो 7 सॉल्व हो गए। अब ये सॉल्व जो हो गए उसके बाद में इनको आपको आंसर मैचिंग करनी है कि भैया ये 7 सॉल्व हुए तो 7 सही है कि नहीं है, पहली बात तो ये भी देखना है, और 3 तो हुए ही नहीं थे अपने से, वो तो अलग ही बात हो गई। अब ये 7 सॉल्व हुए, ये 3 सॉल्व नहीं हुए, ये 3 क्यों नहीं हुए, पहले तो इसका एनालिसिस करना है। क्या ये कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आया, मैं भूल गया, क्या हुआ, इन सब पे एनालिसिस करना है, इन सब पे एनालिसिस करना है, और लास्ट में इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। लेकिन डे के एंड में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो आपसे नहीं हुआ है या जो आपने छोड़ दिया है,
इसका बहुत ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन के नीचे वॉच दी वीडियो सॉल्यूशन, क्लिक हियर फॉर वीडियो सॉल्यूशन ऐसा आएगा, उस पर क्लिक करना, आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि हो सकता है उसमें मैं दिखूं आपको, हो सकता है जावेद सर दिखें, हो सकता है शिवम सर दिखें, हो सकता है अमित सर दिखें, कोई भी हम में से दिखेगा, लेकिन उस वीडियो में सॉल्यूशन में उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा। इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एक बात और, नो तुक्काबाजी इन डीपीएस सॉल्विंग, पहले से लिख देता हूं, नो तुक्काबाजी इन डीपीएस। कोई डीपीएस सॉल्व करते समय कोई भी तुक्काबाजी नहीं करनी, आता है तो ही लगाना है, नहीं आता है तो मत लगाना, क्योंकि ये लर्निंग है। लर्निंग में तुक्के लगाओगे तो आप कभी अपने अपने आप को एक्चुअल में पहचान नहीं पाओगे। एनीथिंग एल्स सर यू वांट टू ऐड? नहीं सर, आपने तो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बच्चों को बता दिया। पूरे दिन भर का प्लान आपने तैयार कर दिया है कि किस तरह से चीज़ें करना है। क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं बने तो क्या करना है। तो मुझे लगता है बच्चे इसको फॉलो करेंगे बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से। बिल्कुल, ये नहीं है बेटा कि 2-4 लेक्चर आ गए फिर आपकी आंख खुल रही है। बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, इस पे हाँ। भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिए, 7 सॉल्व हुए, 3 नहीं हुए। इन 3 के लिए क्या करना है, आपको अपने नोट्स को एक बार देखना है, नोट्स को एक बार देख के फिर से एक बार कोशिश करनी है, और यदि इस कोशिश में भी आपसे नहीं बना तभी वीडियो सॉल्यूशन देखना है। क्या बोला, 7 सॉल्व हुए वो तो ठीक है, 3 सॉल्व नहीं हुए, इसके लिए आपको क्या देखना है, नोट्स। क्या देखना है, पहले नोट्स को देखना है, फिर से एक बार अटेम्प्ट करना है, और फिर भी नहीं हुए तो ही वीडियो सॉल्यूशन देखना। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है? एम आई राइट? इतना ही करना है, तो इस तरह से आपका ये डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। डे के एंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है, ठीक है? आपके पास में एक ऑप्शन होगा डाउट, आस्क द डाउट, तो डाउट पूछिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उठा के क्वेश्चन भर 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 डाउट, सर ये नहीं बना, सर डाउट। अरे भैया, वीडियो सॉल्यूशन क्यों दिया है आपको? इसीलिए दिया है ताकि आपको डाउट ना बचे, ठीक है? ये आपका डे 1 हो गया, ठीक है? अब आप अगले दिन आओगे, अगले दिन में आपका L2 आएगा, लेक्चर नंबर 2 आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब ध्यान से सुनना, यहीं से कहानी असली शुरू होती है। अच्छा, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। तो डे 1 तो कर लिया सबने। जब लेक्चर नंबर 2 देखने बैठोगे तो लेक्चर नंबर 2 पे क्लिक करने से जरा पहले करनी है अपनी आंखें बंद, और क्या करना है, मैक्सिमम 5 मिनट में सर ने कहां से स्टार्ट किया था, चाहे कोई भी सर हो, उन्होंने कहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था और कहां पे ले जाके लेक्चर को छोड़ा था, वहां तक की सारी चीजें खुद से, टीचर बताए ना बताए वो अलग बात है, बताएंगे हम, लेकिन खुद से आंखें बंद करना, 5 मिनट में उसको पूरा रिवाइज करना, तभी लेक्चर 2 को स्टार्ट करना है। फर्स्ट रिवाइज व्हाट, L1, कीपिंग आईज क्लोज, कीपिंग आईज क्लोज, आंखों को बंद करके, इन 5 मिनट to 10 minutes, then follow same, complete schedule, then complete schedule, उसके बाद आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। डे 2 फिर लेक्चर 3 आएगा, सेम 5 to 10 मिनट में L1 प्लस L2 रिवाइज करना है। लेक्चर 3 में जब आप जाओगे तो फिर से आंखें बंद करके लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 5 से 10 मिनट में ही, 5 to 10 मिनट में ही रिवाइज करना है, और फिर कंप्लीट शेड्यूल, फिर कंप्लीट शेड्यूल। फिर आगे बढ़े, लेक्चर 4 पे आए तो वही L1 प्लस L2 प्लस L3, वही 5 से 10 मिनट में करना है। तो इससे आपका भूलोगे नहीं, साल भर में फिजिक्स रट जाएगी ऐसी उंगलियों पे। सर पहले दिन तो 5 से 10 मिनट समझ में आया, सर दूसरे दिन 5 से 10 मिनट में कैसे होगा? अरे भैया मेरे, जब आप एक बार इसे रिवाइज कर चुके तो अगली बार तो ये चीज 1 मिनट में हो जाएगी। ये 5-10 मिनट तो पिछले लेक्चर के लिए है, याद रहना चाहिए। तो साल भर इसको फॉलो करना है। अब जैसे मान लो ये खत्म हो गया, माना माना कि भैया हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मान लेते हैं कि हमारे पास 12 लेक्चर है, तो ये तो हो ही जाए। लेकिन इसके बाद में आपका चालू हुआ, मान लेते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स चालू हो गया, ठीक है?
तो भैया स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जब L1 आएगा तब भी आपको इसको पहले रिवाइज करना है और फिर इसको शुरू करना है, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके L2 में सिर्फ और सिर्फ L1 ऑफ वेक्टर्स ही रिवाइज करना है, अब आप पूरे को नहीं कर पाओगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी वो चैप्टर के लिए रखनी है। लेकिन एक और चीज है जो लास्ट में मैं बताता हूं, कीप 1 hour in a week, keep 1 hour in a week for क्विक रिवीजन। हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का फॉर 1 सब्जेक्ट या ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें इसी प्रोसेस को आंख बंद करके दोहराना है। इससे ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आपका रिवीजन नहीं हो सकता। रिवीजन ऐसे ही होता है, यही बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का, और इसके बाद में आप क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, बैकलॉग नहीं रखनी है। सर बैकलॉग के बारे में कुछ बता दीजिए सर। बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए बेटा। कोशिश कीजिए कि जिस दिन जो लेक्चर आए उसी दिन आप उसे वॉच करो और सर की जो स्ट्रेटेजी है उसे फॉलो करो। बैकलॉग से बेटा आप खुद परेशान हो जाएंगे और फिर दिक्कत आनी चालू हो जाती हैं, वहीं से समस्याएं जन्म लेना चालू कर देती हैं, ये अगर हम कहें तो। कोशिश कीजिए बैकलॉग ना लगे। एक आध लेक्चर का बैकलॉग चल जाएगा, ये मानिए बेटा। एक आध क्यों, क्योंकि उसे भी आप, लेकिन कोशिश कीजिए, मान लो किसी दिन किसी वीक में आपका बैकलॉग लग जाता है, उसी वीक में संडे तक उसे आप खत्म कीजिए। उसे देखो, एक बात समझिए, क्या होता है, हमें एक फुंसी होती है, उसे उसी समय ट्रीट कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो फुंसी फिर फोड़ा बन जाएगी और वो नासूर हो जाएगी जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर हो सकता है उस छोटी सी फुंसी के चक्कर में हाथ काटना पड़े। होता है कि नहीं होता मेडिकल में? ऐसा ही आपके साथ में एक लेक्चर का बैकलॉग छूटा तो उसे उसी वीक में कैसे भी एनी हाउ जी जान लगा दीजिए, लेकिन कंप्लीट करिए ही करिए, तब भी आप सक्सेस हो पाओगे। और लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि 1 ईयर में आपका कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग 12th। बिफोर स्टार्टिंग 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मिनिमम 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए पूरी फिजिक्स का, क्लास 11th का, तो आपको 12th बड़ी ही आसान जाएगी। एम आई राइट सर? बिल्कुल बेटा। अगर आप इतने बड़े एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो ये तो बहुत जरूरी है। 11th के बिना नीट नहीं निकाली जा सकती। 11th वीक एक बहुत कॉमन वो है सर, बिल्कुल सर, बहुत कॉमन टॉपिक है बच्चों के लिए कि 12वीं समझ में आ गई, 11वीं में मस्ती करते थे। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसके लिए वेरी फर्स्ट डे से कमर कस के जुट जाइएगा और सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसे फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल सर, है ना? तो मुझे लगता है सर आज के लिए इन लोगों के लिए हाँ, सफिशिएंट हो गया। नहीं तो क्या होगा कि पहले दिन ही बच्चों को लगेगा कि ये सर तो बड़े जालिम किस्म के हाँ, इंसान हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, हम लोग हैं वो करेले, करेले तो करेले ऊपर से नीम चढ़े, हम दोनों ऐसे ही हैं। आप कहिए हम बिल्कुल खड़ूस टाइप के हैं, बिल्कुल हैं, हम मान लेंगे, लेकिन ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए। आपके पेरेंट्स के बाद जो सब भला चाहने वाला आपका जो तीसरा व्यक्ति है वो बायोमेंटर्स की फैकल्टी है, या कोई भी टीचर ही ऐसा होगा जो पेरेंट्स के बाद आपका भला चाहता है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा भी स्वार्थ निहित है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप लेवल पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भले के लिए ही हम ये सब बातें बोल रहे हैं। यहां पर हम अब अपना एक ब्रेक लेंगे, मतलब हम यहां पर अपने आप को रोकेंगे। इन स्ट्रेटेजीज को ध्यान से देखिए, किस प्रकार से बोला गया है, कैसे आपको फॉलो करना है, इसको फोकस रखिए। रिवीजन हर दिन करना है, हर दिन आपको डीपीएस सॉल्व करनी है, हर दिन आपको डीपीएस को छोड़ना नहीं है। आपको एक और चीज होती है, शाम को मॉक टेस्ट आता है 7 बजे, जो उस दिन की सारी डीपीएस को कंबाइन करके दिया जाता है। ये एक एडिशनल फीचर है जिसके बारे में हम जितेंद्र सर आपसे बात करेंगे, लेकिन हमने आपको मेन चीजें जो हैं, जो आपको मिलने वाली हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एडिशनल फीचर्स वगैरह पर जितेंद्र सर आपसे बात कर लेंगे। नाउ
बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। रिवीजन बुक्स वगैरह सारी हमने आपको बता दी हैं। यदि आपको लगता ही है कोई बुक खरीदने की इच्छा हो तो पहली बात तो आपको टाइम मिलेगा नहीं इतना करने के बाद में, और इट इज मोर देन सफिशिएंट। बायोमेट्रिक्स के मटेरियल पूरा सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सारे पीवाईक्यू हम कराएंगे, लेकिन फिर भी हम सजेशन क्यों देते हैं, ताकि क्या है आपके सामने जब चैप्टर खत्म हो तो आप पीवाईक्यू की बुक का एक बार रिवीजन कर सके। मतलब यहां पर मैं लिखना शायद रह गया है ना, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो, हाँ यहां पे है, लिखा नहीं है कि आफ्टर कंप्लीटिंग वन चैप्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग वन चैप्टर फिनिश दिस चैप्टर फ्रॉम पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू कोई भी जो बुक है वहां से एक बार इसे जरूर फिनिश कर लें, ये आपका कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा। इतना मोर देन सफिशिएंट है। और आपके एक नई शुरुआत के लिए हम हमारी बायोमेंटर्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बायोमेंटर्स फैमिली में जुड़े हुए हैं, हम परिवार कह रहे हैं, यू आर अ फैमिली टू अस। तो यहां पर आपका बकायदा पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी बातों को फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होकर रहेगा। 3 से 4 बार साल भर में 5 बार तक रिवाइज कर ही लेना है, और यदि ऐसा करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। जुट जाइए पहले दिन से ही। ये ऐसी एग्जाम है जहां पर धीरे धीरे करते हुए अपने लेवल को बढ़ाते चलना है। कछुआ और खरगोश की कहानी आपको याद होगी, मैं अब दोबारा नहीं सुनाना चाहता। बस कहानी का मॉरल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्टेडी रहना जरूरी है, मतलब लगातार निरंतरता यहां पर आपको बनाए रखनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ये करते हैं तो सिलेक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल, निरंतरता बहुत ज़रूरी है बेटा, और 2 साल की निरंतरता ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। ये कोई ऐसा जादू नहीं है कि हम छड़ी घुमा देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 साल जो बच्चा निरंतर मेहनत करेगा, डेफिनेटली वो सक्सीड होगा, है ना? हम हर वो चीज़ आपको बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम के पास ले जाएगी, एग्ज़ाम को क्लियर कराएगी। तो इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा विदा लेते लेते हैं। हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट।